आज इस वीडियो में हम आपको अशोका एम्पायर की संपूर्ण जानकारी देंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और तैयार हो जाएं एक रोमांचक सफर के लिए। इतिहास उन्हें प्राचीन दुनिया के सबसे महान शांति दूत के रूप में याद करता है। एक ऐसा दयालु दार्शनिक राजा जिसने मानवाधिकारों को पत्थरों पर उकेरा। लेकिन इतिहास की किताबें अक्सर इस बात को छिपा जाती हैं कि उनकी कहानी असल में शुरू कैसे हुई थी। महान अशोक बनने से पहले उन्हें एक बेहद खौफनाक नाम से जाना जाता था, चंडाशोक, और उनके सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता उनके ही परिवार की लाशों से होकर गुजरा था। 304 ईसा पूर्व BCE में जन्मे अशोक को कभी सम्राट नहीं बनना था। उनके दादा महान चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य विशाल और बेहद अमीर था। लेकिन जब अशोक के पिता सम्राट बिंदुसार ने अपने उत्तराधिकारी को चुनना चाहा, तो उनकी नजर अशोक पर नहीं थी। बिंदुसार अपने सबसे बड़े बेटे युवराज सुसीम को पसंद करते थे। अशोक को राज करने के लिए बहुत कठोर, जिद्दी और कुछ ग्रंथों के अनुसार शारीरिक रूप से अनाकर्षक माना जाता था। उन्हें साम्राज्य के बाहरी हिस्सों में विद्रोह कुचलने और गुमनामी में मरने के लिए दूर भेज दिया गया। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी भूल कर दी। अशोक को युद्ध के मैदान में भेजकर उन्होंने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि एक खूंखार सेनापति बना दिया। उसने नेतृत्व करना सीखा, उसने मारना सीखा, और उसने मौर्य सेना की वो वफादारी जीत ली जो किसी भी दुश्मन के लिए खौफ का सबब थी। 272 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। सिंहासन खाली था। इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण नहीं था, वह एक नरसंहार था। बौद्ध किंवदंतियों का कहना है कि ताज छीनने के लिए अशोक ने अपने 99 सौतेले भाइयों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार दिया और सिर्फ एक को जिंदा छोड़ा। भले ही बाद में बौद्ध भिक्षुओं ने उनकी शांति की कहानी को और नाटकीय बनाने के लिए इस संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया हो, लेकिन सच यही है। अशोक ने ताकत के बल पर साम्राज्य पर कब्जा किया और एक क्रूर गृहयुद्ध की शुरुआत की जो 4 साल तक चला। उसने अपनी राजधानी में एक ऐसा खौफनाक यातना गृह टॉर्चर चैम्बर बनवाया जिसे लोग सिर्फ अशोक का नरक कहते थे। 268 ईसा पूर्व में उनका आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक हुआ। अब उनके पास पूरी सत्ता थी। उन्होंने हर विरोध को कुचल दिया था, लेकिन चंडाशोक के लिए खून खराबा तो बस शुरू ही हुआ था। प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे भयानक युद्ध ठीक उनके सामने इंतजार कर रहा था। 268 ईसा पूर्व में राजा बनने के बाद अशोक का साम्राज्य विशाल था, लेकिन एक कांटा लगातार चुभ रहा था, कलिंग, आज का ओडिशा। यह एक ऐसा शक्तिशाली और स्वतंत्र राज्य था जिसे अशोक के दादा महान चंद्रगुप्त भी नहीं जीत पाए थे। चंडाशोक के लिए यह सत्ता का विस्तार नहीं, उसकी जिद थी। 261 ईसा पूर्व में उसने कलिंग पर अपनी पूरी ताकत के साथ धावा बोल दिया। कलिंग के लोगों ने आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन मौर्य सेना के आगे वे टिक न सके। मैदान में जो हुआ वह युद्ध नहीं, एक खौफनाक कत्लेआम था। 1 लाख से ज्यादा लोग बेरहमी से मारे गए और 1.5 लाख गुलाम बना लिए गए। तबाही इतनी भयंकर थी कि दया नदी का पानी खून से पूरी तरह लाल हो गया। चंडाशोक जीत चुका था, लेकिन जब वह उस खून से सने मैदान में चला तो उसे जश्न की जगह सिर्फ बेघर औरतों का रोना और अनाथ बच्चों की चीखें सुनाई दी। लाशों के उस पहाड़ ने इतिहास के सबसे खूंखार राजा को अंदर तक झकझोर दिया। उस दिन कलिंग तो हार गया, लेकिन चंडाशोक भी खुद से हार गया, और उसी लाल मिट्टी पर खड़े होकर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कलिंग के उस खौफनाक मंजर ने सब कुछ बदल दिया। खून से सनी उस धरती पर खूंखार चंडाशोक खत्म हुआ और जन्म हुआ एक शांति दूत का। उसने अपनी तलवार हमेशा के लिए फेंक दी और बुद्ध का मार्ग अपना लिया। लेकिन अशोक ने राजपाट छोड़कर संन्यास नहीं लिया, बल्कि उसने अपनी पूरी ताकत एक नए मिशन धम्म, नैतिकता में लगा दी। 258 ईसा पूर्व से उसने पूरे साम्राज्य में विशाल चट्टानों और 50 फुट ऊंचे खंभों पर अपने संदेश उकेरवाए। आप इन्हें प्राचीन दुनिया के पहले बिलबोर्ड्स कह सकते हैं। उसने एलीट भाषा संस्कृत के बजाय सीधे आम जनता की भाषा में बात की। इन शिलालेखों, रॉक एडिक्ट्स पर राजा का कोई खौफ नहीं था।
इनमें मानवाधिकारों की बात थी और इंसानों व जानवरों के लिए मुफ्त अस्पतालों के आदेश थे। अब युद्ध के नगाड़ों की जगह शांति की गूंज थी। लाखों की जान लेने वाला तानाशाह अब अपनी जनता का रक्षक, देवाना प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय बन चुका था। अशोक का साम्राज्य अब हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से दुनिया जीतने वाला था। 250 ईसा पूर्व में उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में एक विशाल सम्मेलन, तीसरी बौद्ध संगीति, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया। अब उसका लक्ष्य जमीन पर कब्जा करना नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतना था। अशोक ने सीरिया, ग्रीस, मिस्र और साउथ ईस्ट एशिया जैसे दूर दराज के देशों में शांति के दूत और मिशनरी भेजे। बात सिर्फ आदेश देने की नहीं थी। शांति के इस ग्लोबल मिशन के लिए उसने अपने ही सगे बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा तक को श्रीलंका भेज दिया। जिस साम्राज्य ने कभी तलवार के जोर पर पूरी दुनिया में खौफ फैलाया था, वो अब दुनिया को शांति और करुणा का पाठ पढ़ा रहा था। 40 साल तक बेमिसाल राज करने के बाद 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी आंखें बंद होते ही मौर्य साम्राज्य की मजबूत नींव हिल गई। सच तो यह था कि यह पूरा विशाल साम्राज्य अब सिर्फ अशोक के विशाल व्यक्तित्व और उनके मजबूत कंट्रोल पर ही टिका था। उनके जाने के बाद कोई भी उत्तराधिकारी इतना काबिल नहीं निकला जो इस अखंड भारत को एक साथ रख सके। जिस साम्राज्य को चंद्रगुप्त ने तलवार से बनाया और अशोक ने धम्म से पिरोया था, वह ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। अशोक की मौत के महज 50 सालों के भीतर प्राचीन भारत का सबसे अमीर और ताकतवर साम्राज्य टुकड़ों में टूटकर बिखर गया। मौर्य साम्राज्य भले ही मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन क्रूर चंडाशोक से शांतिदूत महान अशोक बनने की उनकी कहानी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। मौर्य साम्राज्य भले ही इतिहास की धूल में खो गया, लेकिन अशोक की विरासत आज भी हमारे बीच जिंदा है। जरा आज के स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज इंडियन फ्लैग को देखिए। उसके बीचों बीच मौजूद 24 तीलियों वाला अशोक चक्र उसी महान सम्राट के धम्म और न्याय का प्रतीक है। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ का वो 4 शेरों वाला अशोक स्तंभ हमें आज भी याद दिलाता है कि सबसे बड़ी ताकत खौफ फैलाने में नहीं बल्कि शांति चुनने में है। एक ऐसा राजा जिसने शुरुआत अपने ही परिवार के खून से की थी, वो दुनिया को अहिंसा का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा कर गया। आउटरो, कॉल टू एक्शन। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर चंडाशोक कभी शांति का रास्ता नहीं चुनता, तो क्या आज भारत का इतिहास कुछ और होता? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही अनकहे ऐतिहासिक किस्सों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।